हेलो एवरीवन, मैं विजय उपाध्याय आपका एआरबी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज की क्लास में बेटा हम लोग 2022 के बोर्ड एग्ज़ाम का सेट नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। 2023 के बेटा सातों सेट को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो जो बच्चे 10th में हैं वो बच्चे 2023 के सातों सेटों की अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। और अब से कुछ बच्चों ने हमें कमेंट किया और बताया कि सर 2022 का भी करा दीजिए, तो हम आज इस वीडियो में 2022 का पहला सेट लेके आपके सामने आए हैं। चलिए देखिए 2022 का पहला सेट हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है बेटा कि वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। आपको ये बताना है कि वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम किस में होता है। तो यहाँ पे देखिए एक रिलेशन हम लोग निकालते हैं। जो अपवर्तनांक होता है वो आपके बेटा वेलोसिटी यानी वेग कह लीजिए, उसके क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है। यानी जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा उसमें प्रकाश का वेग जो होता है वो क्या होता है, कम होता है। या हम ऐसे कह लें कि जिसमें प्रकाश का वेग ज़्यादा होगा उसका अपवर्तनांक क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है तो एक ज़्यादा होगा तो दूसरा क्या होगा, कम होगा। तो आइए देखते हैं, ऑप्शन आपको दिया है जल। तो जल में बेटा ये 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में हमें कंपेयर करना है। देखिए पहला है जल, दूसरा है हीरा, तीसरा है कांच, चौथा है तारपीन का तेल। तो जल और तारपीन का तेल तो आपका लिक्विड है, तो इसमें क्या है, प्रकाश का वेग कांच और हीरा की अपेक्षा क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका मतलब कि वेग ज़्यादा होगा तो अपवर्तनांक क्या होगा, कम होगा। और हमें बताना है कि किसमें अधिकतम होगा। अब हम बात करते हैं कांच और हीरा की। तो कांच और हीरा में बेटा हम देखते हैं कि कांच से ज़्यादा कठोर क्या होता है, हीरा होता है। और कांच की अपेक्षा हीरा में जो प्रकाश का वेग है ये क्या होता है, कम होता है। और जब प्रकाश का वेग हीरा में कम होता है तो अपवर्तनांक इसका क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है हीरा, ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन दिया है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में प्रयुक्त करना चाहिए। चश्मे में आप क्या प्रयुक्त करेंगे, अवतल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण। तो बेटा मैंने आपको बहुत पहले ही, पीछे हम कई वीडियो में ये क्वेश्चन ऐसे आए हैं, मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब भी आपको दोष दे तो आप इसको आराम से पढ़िए, निकट, निकट। अगर निकट आ रहा है तो अगर प्रोनाउंसिएशन हम लास्ट के ट को देखें तो ट लास्ट में प्रोनाउंसिएशन में हमारा क्या उच्चारण में अ आ रहा है, अ का मतलब यानी अवतल है। ये याद करने का पैटर्न में हम जैसे दूर तो उसमें उ आता है और उ आ रहा है, इसका मतलब उत्तल लेंस। यानी दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष में हम क्या करते हैं, अवतल लेंस का यूज करते हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन है आपका कि चुंबकीय बल रेखाएं। देखिए ये इस क्वेश्चन को भी हमने आपको बताया था। चुंबकीय बल रेखाएं क्या है, एक सदैव समांतर होती हैं, ये बिल्कुल गलत है। एक बिंदु पर मिलती हैं, ये भी बिल्कुल गलत है। एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, ये सही है बेटा ऑप्शन। और यहाँ पे दिया है परस्पर काटते हैं, ये भी गलत है। यानी हमें विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। इसमें हम आपको देखिए थोड़ा सा फिगर बना के भी बता दे रहे हैं। ये आपका नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये आपका दंड चुंबक है और चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से निकलकर साउथ में प्रवेश करती हैं, ठीक है ना। और जब नॉर्थ से निकलकर साउथ में बेटा प्रवेश करती हैं तो ये आपको यहाँ पे हम बता दें कि ये बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है और ये समांतर भी नहीं होती हैं, क्योंकि यह सिरों पर क्या होती है, बहुत ही पास पास होती हैं। और पास पास होने की वजह से ये क्या होती है, ध्रुवों पर बहुत प्रबल होती हैं। ओके, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। अब फिर जैसे ये एक बिंदु पर मिले, जब काटती ही नहीं है तो एक बिंदु पर मिलेंगे ही नहीं। इनकी जो दिशा होती है नॉर्थ से साउथ, यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, और चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती हैं, ठीक है ना। ध्रुवों पर ये प्रबल होती हैं, जहाँ जहाँ ये एक दूसरे से थोड़ी दूरी पे होती हैं तो वहाँ पे दुर्बल हो जाती हैं। तो ये चुंबकीय बल रेखाओं के गुण है, ठीक है। जो इसमें हम आपका ये ऑप्शन है कि इनके मैच कर रहा है कि एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 4 नंबर कि यदि फाई इजकल टू चुंबकीय फ्लक्स
बी इज इक्वल टू चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा ए इज इक्वल टू अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है, तो इनके बीच सही संबंध है। तो देखो बेटा चुंबकीय फ्लक्स फाई इज इक्वल टू या फाई बी इज इक्वल टू, हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं बी इंटू ए, ये आपका फार्मूला होता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो फाइव बी इज इक्वल टू यहाँ पे एक दिया है लेकिन बी अपॉन ए दिया है, ऑप्शन गलत है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग सही, तो फाइव इज इक्वल टू बी इंटू ए हो सकता है, या आप लिख सकते हो बी इज इक्वल टू फाइव अपॉन ए लिख सकते हो, या आप इसे लिख सकते हो बेटा ए इज इक्वल टू फाइव अपॉन बी। तो ये तीनों ऑप्शन आपके क्या है, सही है। अब देखिए इन तीनों को कहीं ना कहीं इस ऑप्शन में रखा होगा, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पहला ऑप्शन हमारा बी इक्वल टू फाइव अपॉन ए है। हम यहाँ पे देखिए दिखाए भी हैं कि बी इक्वल टू फाइव अपॉन ए हो सकता है, तो ये आपका पहला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। ओके, कि धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निर्भर करती है। अब देखिए धारावाही परिनालिका क्या होती है, सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे वैसे मान लीजिए कि एक बेलनाकार आप क्या कर लीजिए, कागज़ का जो आता है बेलनाकार दफ्ती वाला वो ले लीजिए, या पाइप कोई भी ले लीजिए, और इस पर हम लोग क्या करते हैं कि कॉपर या एल्युमिनियम के वायर को हम क्या करते हैं, इस पर ऐसे लपेट लेते हैं, यानी इस पे वायर को लपेट कर इसे हमने क्या बना दिया, परिनालिका यानी कुंडली बना दिया एक, ये आपकी परिनालिका हो गई। और इस पे हम लोग क्या करते हैं, इससे करंट को फ्लो कराते हैं। जब करंट को इसमें हम फ्लो कराते हैं बेटा, तो यहाँ पे क्या होता है कि यह एक चुंबक की तरह काम करने लगता है, ठीक है ना। तो जो इसके अंदर, जैसे अगर हम देखते हैं कि हमारा धारावाही परिनालिका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निर्भर करती है, तो सबसे पहली बात यह है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निर्भर करती है। यदि हम करंट की वैल्यू को आई को अगर हम बढ़ा दें, तो आई की ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो जितनी धारा आप बढ़ाओगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उतनी ही बढ़ेगी। यहाँ पे जो लोहे की क्रूड होती है, ठीक है ना, नर्म लोहे की क्रूड रखी जाती है, उस क्रूड पे भी क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती है। अब यहाँ पे बात की जाती है कि ये फेरों की संख्या जैसे है, हमने जो कॉपर या एल्युमिनियम के वायर को ऐसे लपेटा है, तो इसमें अगर नंबर ऑफ टर्म्स या फेरों की संख्या को बढ़ाते हैं तब भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आपकी क्या होती है, इंक्रीज होती है यानी बढ़ती है। तो आइए देखते हैं, इसमें ऑप्शन आपका पहला दिया है क्रूड के पदार्थ की प्रकृति पर, इस पर डिपेंड करता है, विद्युत धारा के परिमाण पर, इस पर भी डिपेंड करता है, और कुंडली में फेरों की संख्या इस पर भी डिपेंड करता है, और चौथा ऑप्शन दिया है बेटा इन सभी पर, यानी ये हमारा चौथा ऑप्शन ही सही है, इन सभी पर ये क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है बेटा आपका कि किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो देखिए किलोवाट घंटा जो होता है बेटा, यह विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, यानी यहाँ पे आपको सी ऑप्शन में ऊर्जा दिया है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम डिफाइन कर रहे हैं कि 1 किलोवाट घंटे को हम ऐसे भी लिखते हैं, 1 किलोवाट जो घंटा होता है वो व्यवहारिक में विद्युत ऊर्जा का क्या है, मात्रक होता है। अब यहाँ पे 1 किलोवाट घंटा को बेटा हम 1 किलोवाट में कितना होता है, 1000 वाट होता है, और 1 घंटे में कितने सेकेंड होते हैं, तो 3600 सेकेंड होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इस टोटल को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाता है 36 इंटू 10 की पावर 3 और 2, 5 जीरो हो गए तो 10 की पावर 5, ये जूल हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, देखिए वाट इंटू सेकेंड को हम जूल कहते हैं, और पॉइंट की एक डिजिट और आगे बढ़ा लें तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ये भी बेटा आपसे कई बार पूछा गया है कि 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं, इसको भी आप याद रखिएगा। और ये आपका 1 किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का क्या होता है, मात्रक होता है। और 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब, तो मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है। तो आप देखिए सीधा होता है परंतु उल्टा दिखाई देता है। पहली बात यह है कि बेटा अगर वो सीधा होगा तो वो आभासी प्रतिबिंब है, और आभासी प्रतिबिंब भी सीधा होता है, और अगर रेटिना पे आभासी प्रतिबिंब होता तो हम आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पे
हम ले ही नहीं सकते हैं, तो रेटिना पर भी वो नहीं बनेगा। यानी यहाँ पे ये ऑप्शन क्या है, गलत है। जितना भी सीधा होता है वो ऑप्शन आपके क्या है, गलत है। अब यहाँ पे आपको बी ऑप्शन दिया है कि उल्टा होता है परंतु सीधा दिखाई देता है, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रतिबिंब हमारा रेटिने पर क्या होता है, रेटिना पर वास्तविक बनता है, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। लेकिन हमारा जो अंध बिंदु होता है हमारी आंखों में, तो अंध बिंदु रेटिना के ही नीचे अटैच होता है तंत्रिकाओं से, जो हमें क्या करता है, उस प्रतिबिंब को सीधा करके हमें आभास कराता है। ठीक है, तो इसमें हमारा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अब चलिए हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए बेटा, वर्णनात्मक प्रश्न में हमारा 21 नंबर है। 21 का क दिया गया है आपको कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु पर ही बनता है, दर्पण की फोकस दूरी क्या है। देखिए यहाँ पे क्या है कि यदि अवतल, यहाँ पे चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे बेटा दिया गया है कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी आपको बेटा u दिया है, वस्तु से ध्रुव से वस्तु की दूरी कितनी है, यानी u इक्वल टू आपको दे दिया है -30 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु पर ही बनता है, यानी v की भी वैल्यू क्या है, -30 सेंटीमीटर है। तो आपसे बेटा कहा जा रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी बताइए, यानी f की वैल्यू आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो चलिए दर्पण का सूत्र क्या होता है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, दर्पण के सूत्र से क्या हो जाएगा बेटा, तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये फार्मूला होता है। इस पे वैल्यू हम पुट कर लेंगे तो 1/f इक्वल टू बेटा हो जाएगा 1/-30 प्लस 1/-30। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/f इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 1/-30 और प्लस माइनस क्या होता है, -1/30। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं जब, देखिए यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 1/f इक्वल टू 30 और 30 का एलसीएम क्या 30 ही होगा, 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 1 बन जाए 1, यानी माइनस का 1, और फिर यहाँ पे माइनस ही है तो माइनस का यहाँ पे 1। तो 1/f इक्वल टू बेटा हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो माइनस का 2/30 और 2 1 जा 2 और 15 2 जा क्या हो जाएगा 30। तो 1/f इक्वल टू बेटा हो जाएगा माइनस का 1/15, या आप f इक्वल टू लिख सकते हो माइनस का 15 सेंटीमीटर। यानी आपकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, उस अवतल दर्पण की फोकस दूरी आपकी कितनी हो गई, -15 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर, ये क था 21 का क था ये। ख में बेटा आपसे पूछा गया है कि 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए वक्रता त्रिज्या तो निकालना आसान है। ख नंबर में आपसे पूछा गया है 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी f इक्वल टू दिया है आपका 40 सेंटीमीटर। तो वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है, यानी r की वैल्यू आपसे बेटा पूछ रहा है। तो आपको पता है ना, क्योंकि f इक्वल टू क्या होता है, r/2 होता है, या r इक्वल टू निकालोगे तो 2 इंटू क्या हो जाएगा f। तो r इक्वल टू 2 इंटू एफ की वैल्यू है बेटा 40, यानी r इक्वल टू आपका हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। ये आपकी क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। नंबर क्वेश्चन है बेटा आपका कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है। वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, यानी हमें u की वैल्यू फाइंड करनी है, और बताया कि किरण आरेख भी बनाइए। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोग
इसे देखिए बेटा, यहाँ पे आपको दिया गया कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगी, माइनस का 15 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल लेंस है तो फोकस दूरी क्या होती है इसकी, माइनस में होती है। और वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, यानी v की वैल्यू क्या हो गई, ये भी माइनस का हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर की दूरी पे बन रहा है। वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है ये आपको बताना है, किरण आरेख भी बनाना है बेटा। तो यहाँ पे यानी हमें u की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखिए लेंस का सूत्र क्या होता है, लेंस के सूत्र से बेटा क्या हो जाएगा, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस का 1/ क्या होता है, u होता है। तो यदि हम वैल्यू को पुट कर लेते हैं, देखिए u की वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो इसको इस साइड कर लो, तो ये हो जाएगा 1/u इक्वल टू 1/v, और f को इस साइड लाएंगे तो 1/ क्या हो जाएगा आपका, f हो जाएगा। अगर आप वैल्यू पुट कर लेते हो तो 1/u इक्वल टू बेटा 1/v की वैल्यू कितनी है, तो देखिए माइनस का 10 है, तो माइनस का 10 रख लीजिए, माइनस यहाँ पे f की वैल्यू, तो f की वैल्यू भी माइनस का 15 है, तो माइनस का ये हो जाएगा 15, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाएगा। तो 1/u इक्वल टू -1/10, और माइनस माइनस का हो गया प्लस, तो 1/ क्या हो गया बेटा 15। तो यहाँ पे हम 1/u इक्वल टू 10 और 15 का हम क्या निकालते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो 10 और 15 का बेटा एलसीएम हमारा हो जाता है 30। ओके, तो 10 3 जा 30 यानी माइनस का 3, और प्लस 15 2 जा 30 यानी प्लस का 2। तो यहाँ पे सॉल्व करोगे आप तो 1/u इक्वल टू बेटा ये हो जाता है माइनस का 1/30, यानी u की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 30 सेंटीमीटर। यानी आपकी जो वस्तु है वो लेंस से 30 सेंटीमीटर की जब दूरी पर हम रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब बेटा 10 माइनस यानी 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी माइनस में यानी वस्तु की ओर ही बनेगा। यहाँ पे आपसे बोला है कि किरण आरेख भी बनाए, तो आइए हम इसका किरण आरेख बना लेते हैं। ये हमारा अवतल लेंस पे बना है, ठीक है ना। तो ये हमारा ये प्रकाश यहाँ पे मुख्य अक्ष हो गया, ये आपका अवतल लेंस हो गया, ये आपका बेटा अवतल लेंस है। ये आपका क्या है, ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशिक केंद्र हो गया। यहाँ पे हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये आपका क्या है, F1 है, और यहाँ पे आपका ये क्या है 2F1 है। चूँकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर, यानी फोकस दूरी की दुगनी दूरी पे, तो यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यदि ये डिस्टेंस हमारी कितनी है 15 सेंटीमीटर है, तो ये दूरी जो होगी टोटल फोकस दूरी क्या होती है, डबल होती है 2F1, तो ये आपकी टोटल हो जाएगी कितना 30 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी। और यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमारी वस्तु को क्या किया गया है, रखा गया है। और जब यहाँ पे हम वस्तु को रखते हैं तो देखिए एक प्रकाश की किरण अगर हम लेते हैं कि मुख्य अक्ष के कहाँ जा रही है, समांतर जा रही है, तो जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहाँ से होके जाती है, वो ऐसे फैल जाती है। लेकिन जब इसको हम पीछे लाते हैं तो ये फोकस से होके जाती है, आपको अच्छे से पता है। यानी फोकस से जाते हुए हमें क्या होती है, प्रतीत होती है अवतल लेंस में, और उत्तल लेंस में फोकस से ही होके जाती है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक प्रकाशिक किरण हम लेते हैं कि जो यहाँ पे प्रकाशिक केंद्र से होके जा रही है, और यह अपवर्तन के पश्चात भी सीधे होके निकल जाती है। और यह दोनों किरणें यानी जिसको हमने कल्पना करके पीछे लाए, वो किरण और ये किरण एक दूसरे को जहाँ पे कट करती हैं तो यहीं पे इसका क्या बनता है बेटा, प्रतिबिंब बनता है। और यहाँ पे इसकी जो दूरी है ये आपकी 10 सेंटीमीटर है। तो ऐसे करके ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका A और B, और यहाँ पे हमारा इमेज हो गया A' और B'। ओके, तो यहाँ पे आप क्या कर लोगे, ऐसे करके किरण आरेख भी आपको बना लेना है, उसके बाद ये आपका इसका कैलकुलेशन है। चलिए ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर।
23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बेटा। 23 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है आपका कि एक इलेक्ट्रॉन जिसका द्रव्यमान 9 × 10⁻³ किलोग्राम व आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलाम है, एक्स अक्ष के समांतर 3 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड के वेग से गति करता हुआ जेड अक्ष के समांतर कार्यरत 0.3 वेबर, ठीक है, WB यानी वेबर है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन पर कार्य करने वाले बल एवं त्वरण ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो डेटा आपको दिया गया है उसको नोट करते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया गया है, यानी m दिया गया है, कितना है तो 9 × 10⁻³ किलोग्राम। आवेश दिया है इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है E कह लीजिए या Q कह लीजिए, ये आपको दिया है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। और अक्ष के समांतर, एक्स अक्ष के समांतर 3 × 10⁶ दिया गया है बेटा, यानी ये वेग है 3 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। इतने वेग से वो गति करता हुआ जेड अक्ष के समांतर कार्यरत, इतने चुंबकीय क्षेत्र भी दिया है, यानी B = आपको दे दिया गया है 0.3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रॉन पर कार्य करने वाला बल हमें निकालना है। तो देखिए बल F = क्या होता है, यानी हमें F निकालना है और त्वरण निकालना है A। देखिए सबसे पहली बात क्या है कि ये जेड अक्ष के समांतर कार्यरत 0.3 वेबर प्रति चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है। ये जेड अक्ष पे है और जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्स अक्ष के समांतर यहाँ पे क्या कर रहा है, वेग कर रहा है, इतने वेग से क्या है, गतिमान है। तो एक्स अक्ष और जेड अक्ष के बीच का जो एंगल होता है यानी थीटा, वो कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री, यानी थीटा यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, 90 डिग्री ले लेंगे। अब आप ये बताइए कि F = फार्मूला क्या होता है आपके पास जो डेटा है, तो F = बेटा हमारे पास फार्मूला होता है QVB sin थीटा। ओके, तो F की अगर हम यहाँ पे वैल्यू निकालते हैं तो Q की वैल्यू कितनी है बेटा, तो ये है 1.6 × 10⁻19 इंटू V की वैल्यू है बेटा 3 × 10⁶ इंटू यहाँ पे आपका बेटा दिया गया है B की वैल्यू, तो B की वैल्यू है 0.3। ओके, तो ये 0.3 जो दिया गया है ये हो गया। और उसके बाद आपका साइन थीटा है, यानी साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री। तो बेटा अब अगर इन सब का मल्टीपल करते हैं हम, तो देखिए 3 3 जा क्या हो जाएगा 9, यानी 1.6 इंटू 0.9, पॉइंट की एक डिजिट है ना, 0.9 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 10⁻−19 है, यहाँ पे 10⁻6 है। ओके, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो 19 में से 6 माइनस होगा तो इंटू में 10 की पावर क्या हो जाता है -13। और साइन 90 डिग्री की वैल्यू बेटा आपको पता है कितना होता है, 1 होता है। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे 16 9 जा, यहाँ पे देखिए F = 16 9 जा क्या होता है 144। और पॉइंट की 2 डिजिट हैं तो 1 एक यहाँ एक ये 2 डिजिट हो गई, तो 2 डिजिट पे पॉइंट लगा लेंगे, यानी 1.44 इंटू 10⁻13, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा -13 न्यूटन, और 1 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा यही आएगा। तो ये आपका क्या आ गया टोटल, ये आपकी फोर्स है, कितना बल कार्य कर रहा है, तो 1.44 इंटू 10⁻13 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। इस पे आगे हम देखते हैं कि त्वरण आपसे पूछा जा रहा है, त्वरण क्या है, तो त्वरण हम निकाल लेते हैं। चूंकि न्यूटन का दूसरा नियम क्या होता है, F = आपको पता होगा बेटा m इंटू क्या लिखते हैं हम, a लिखते हैं। यहाँ से हमें a की वैल्यू चाहिए, तो a = क्या हो जाएगा F अपॉन में हम क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं। और यहाँ पे जब a = F अपॉन m हो जाएगा तो यहाँ से हम a की वैल्यू को फाइंड करेंगे, तो a = F की वैल्यू बेटा कितनी आई है, तो 1.44 इंटू 10⁻13 अपॉन m की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे देखिए 9 इंटू 10⁻31।
ओके, तो यहाँ पे जब सॉल्व करोगे आप तो a इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 16 9 जा क्या होता है 144, तो 9 से इसमें अगर हम डिवाइड कर लेते हैं तो ये हो जाता है बेटा कितना 0.16। ओके, और इसको पावर को ऊपर ले जाओगे तो ये हो जाएगा 0.16 इंटू 10 की पावर -13 इंटू 10 की पावर बेटा ये हो जाएगा 31। ओके, तो माइनस और प्लस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो a इक्वल टू आपका हो जाएगा 0.16 इंटू, देखिए 31 से अगर 13 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 से 3 माइनस होगा तो 10 की पावर क्या आ जाएगा 8, और 2 से 1 माइनस होगा तो 1, यानी 18 हो गया, प्लस का 18, और पॉइंट को एक डिजिट और पीछे ले लेंगे तो a इक्वल टू ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर 17। यहाँ पे क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसके त्वरण का क्या है यूनिट होता है। तो ये आपकी बेटा क्या हो जाएगी वैल्यू हो जाएगी। अब इसमें हम क्या कर देते हैं कि ये आपको टोटल ये पूछा गया था, आज 24 नंबर क्वेश्चन है बेटा आपका कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं। एक लंबे सीधे धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किन किन बातों पर निर्भर करती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लिए नियम लिखिए। यहाँ पे देखिए आपको कई सारी चीज़ें यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं। देखिए बेटा यहाँ पे डेफिनेशन है, जब हम किसी चालक में क्या करते हैं कि धारा को प्रवाहित करते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये आपका चालक वायर है, जब इसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं तो इस चालक तार में एक चुंबकीय क्षेत्र इसके चारों ओर उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना। और जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो यहाँ पे जब कोई अन्य हम कोई आवेश या चार्ज से आवेशित चार्ज को यहाँ पे लाते हैं तो वो उस पर क्या होता है बल का अनुभव करता है। तो जितनी दूरी पर यह बल का अनुभव करने लगा उतना पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है हमारा चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। और यही हमारा क्या होता है चुंबकीय प्रभाव होता है। इसकी डेफिनेशन को आप लिख सकते हो कि जब किसी चालक तार में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उस चालक के चारों तरफ क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिससे हम क्या कहते हैं आपका, यही हमारा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव होता है। अब देखिए दिया है कि एक लंबे सीधे धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो अभी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आया था ये क्वेश्चन इसी टाइप में, तो हमने आपको कॉइल बना के बताया था। तो जैसे देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक परिनालिका ले लेते हैं। ये जैसे हम मान लिए कि ये हमारा क्या है एक परिनालिका है, यहाँ पे हम इस पे वायर को क्या करते हैं लपेटते हैं। ये आपका वायर लपेटा हुआ है, फेरों की संख्या है इसके, ठीक है। जितना ज़्यादा बेटा हम क्या करते हैं फेरों की संख्या को बढ़ाते हैं उतना ही ज़्यादा आपकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि ये आपका हमने क्या कर दिया, यहाँ से करंट फ्लो प्रोवाइड किया, ये कुंजी हो गई आपकी, यहाँ से हमने इसे कनेक्ट कर दिया, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव। यहाँ पे आपकी करंट क्या हो रही है डेवलप हो रही है जा रही है। अब यहाँ पे करंट यहाँ से इस साइड से जाएगी और यहाँ पे क्या है ये कुंजी है आपका, ये बैटरी हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जब करंट आपकी क्लॉकवाइज जाती है तो यहाँ पे आपका नॉर्थ हो जाता है, यहाँ पे आपका क्या होता है साउथ होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हमने आपको बताया कि नर्म लोहे की क्रूड का इस्तेमाल करते हैं, नर्म लोहे की क्रूड का इस्तेमाल करते हैं। नर्म लोहे की क्रूड का इस्तेमाल करते क्यों हैं, तो बेटा नर्म लोहे की क्रूड की जो चुंबकशीलता होती है, ठीक है ना, और इसकी जो धारणशीलता होती है, ठीक है ना, इसकी चुंबकशीलता बहुत ही तेज़ी से बढ़ती है और धारणशीलता इसकी क्या होती है कम होती है, चुंबकशीलता ज़्यादा होती है। जैसे ही इसमें करंट हम फ्लो कराते हैं
तो पूरा का पूरा यहाँ पे क्या होता है, ये चुंबक में रूपांतरित हो जाता है, चुंबक बन जाता है। और जैसे ही हमने करंट को हम बंद कर देते हैं, करंट देना, इसको प्रवाहित करना बंद कर लेते हैं, तुरंत ये विचुंबकित हो जाता है। तो इसलिए इसकी धारणशीलता क्या होती है, बहुत हम मानते हैं कम है, और यह चुंबकशीलता क्या है इसकी ज़्यादा होती है। चुंबकशीलता बढ़ने पर भी आपका जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ये क्या होता है, बढ़ जाता है, जिसको हम लोग म्यू आर से इंडिकेट करते हैं चुंबकशीलता को। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। और इससे पहले भी हमने बताया, जब अगर इसमें है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, करंट को बढ़ाते हैं, तो करंट बढ़ाने पे भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आपकी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और यदि हम यहाँ पे क्या कर दें, फेरों की संख्या बढ़ा दें, तब भी आपका क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, बढ़ जाती है। तो आपसे पूछा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो बेटा आप बता सकते हो कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता नर्म लोहे की क्रोड पर, नर्म लोहे की क्रोड पर कह लो, या चुंबकशीलता कह लो, या धारा, और या आपका फेरों की संख्या, इन तीनों पर क्या करती है, ये निर्भर करती है। और आपसे आगे का क्वेश्चन जो पूछा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लिए नियम लिखिए। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लिए नियम हम क्या कैसे लिख सकते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लिए जो नियम दिया गया था, मैक्सवेल ने दिया था, मैक्सवेल का पेचवर्ती का जो नियम है, ये आपका इसके लिए क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लिए उपयुक्त किया जाता है, क्योंकि यह लंबा सीधा धारावाही चालक होता है, और उसके लिए हम मैक्सवेल के नियम को ही क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि मैक्सवेल का नियम यूज कैसे किया जाता है, तो जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक पेच है, ठीक है, इस पेच, ये पेच है आपका, ये कुछ ऐसे है, ये आपका पेच है। तो पेच पे हम क्या करते हैं, पेचकस से, पेचकस अगर हम पेचकस को पेच पे लगाते हैं, लगाने के बाद इसको क्या करते हैं, अपने अंगूठे को रोटेट करते हैं, और उंगलियां हमारे उस पर लिपटी रहती हैं। तो अंगूठा, यानी हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो नोक है, नोक इसकी अंगूठे की डायरेक्शन में होती है, यानी हमारा जो नोक है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये बल की दिशा है। तो पेच पर लिपटी हुई, यानी हमारी पेच पर लिपटी हुई जो उंगलियां होती हैं, वो हमारे किसको इंडिकेट करती हैं, तो वो बेटा हमारी चुंबकीय क्षेत्र को इंडिकेट करती हैं, ठीक है ना। और इसी पेचवर्ती के नियम से हम क्या करते हैं, मैक्सवेल के पेचवर्ती या कॉर्क स्क्रू का नियम भी इसे कहते हैं, इस नियम की सहायता से हम इसकी क्या करते हैं, डायरेक्शन के बारे में पता कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में बस इतना ही। सेट नंबर आपका जो 1 था 2022 का, ये आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। फर्स्ट सेट आपका कंप्लीट हो गया। आप लोग इसे अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए, देखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर वीडियो आपको पसंद आती है बेटा, तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू बेटा।